नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ कोर्ट विकी के मामा से और विक्रांत के बेस्ट फ्रेंड से पूछताछ कर रहे होते हैं और कोर्ट उनसे पूछते हैं कि आपकी पत्नी कोर्ट पे क्यों नहीं आई है। तो वो कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर कोर्ट उससे कहते हैं कि एक्सीडेंट था या मर्डर था। जिस पर वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो बस उसको लेफ़्ट टर्न करना था, वो राइट टर्न कर ली, इस वजह से उसका थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए नहीं आ पाई। ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कोर्ट उससे कि आप अपनी पत्नी को कितने सालों से जानते हैं। लॉयर कहते हैं, लॉयर की बात सुन वो कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी को कितने सालों से जानते हैं, देसाई। लॉयर कहते हैं, तो वो कहते हैं मैं अपनी पत्नी को बहुत सालों से जानता हूँ। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं। हाँ, 18 साल तो हो ही गए हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? अरे इतना तो आदमी हूँ मैं, भूल जाता हूँ, इसमें क्या है। देखा जाए तो हाँ, मेरी बेटी अभी 16 साल की है, तो हाँ 18 साल ही हो रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या ये नहीं पता कि आपकी वाइफ एक कार राइडर है? क्या क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि आपकी वाइफ एक कार राइडर है। इसका मतलब जानते हैं? हम मतलब मैं मतलब जानता हूँ, लेकिन आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को कभी कार चलाते हुए, मतलब गाड़ी चलाते हुए देखा ही नहीं। मतलब उसे तो मैंने आज तक कुछ नहीं ऐसा कुछ करते देखा। मतलब वो इतने ज़्यादा हैरान, परेशान, शॉक्ड, कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ थे, मानो जैसे उनके ऊपर पहाड़, बिजली सब एक साथ टूट पड़ा और वो समझ नहीं पा रहे कि ये लॉयर क्या कहे जा रहा है मेरी वाइफ के बारे में, और ये क्या बकवास है। मैं मेरी वाइफ को नहीं जानता, ये कहने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम से कंफ्यूज होते हुए लॉयर की तरफ देख रहे होते हैं और देखते हुए कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ बहुत स्किल ड्राइवर है। इनफैक्ट आपसे शादी से पहले वो कार रेसिंग करती थी। आप मजाक कर रहे हैं। कार रेसिंग में लड़कियों का कोई रोल नहीं होता, लड़के कार रेसिंग करते हैं मोस्टली। आप कौन से ज़माने में रहते हैं? रेसिंग अब पर्टिकुलरली जेंडर वाइज नहीं रह गया है। हाँ, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ रेसिंग में, और सच कहा जाए तो आपकी वाइफ उतनी हाई लेवल की कार रेसर नहीं थी जो उसे आप ऐसे जान लें। पर हाँ, आपकी वाइफ काफ़ी अच्छी रेसर ज़रूर है, और वो इतनी अच्छी स्किल ड्राइवर है कि उनका एक्सीडेंट इस वजह से होने के चांसेस तो ना के बराबर है, जब तक कि वो खुद न चाहे। आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वाइफ, आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बकवास कर रहे हैं कि उनकी वाइफ कोर्ट में नहीं आई है इस बात को लेकर के। जिस पर कोर्ट कहते हैं, जज कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल, और फिर उनको कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं देसाई सबको। तो फिर वो कहते हैं, तो वो जैसा कि कोर्ट ने मुझसे कहा है मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो थैंक यू कोर्ट। और कोर्ट को धन्यवाद देते हुए वो दोबारा से उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आप क्या जानते हैं कि आपकी वाइफ आपकी कंपनी में कितना % अधिकार रखती है? जिस पर वो कहते हैं हाँ, मेरी वाइफ का
मतलब वैसे तो ये कंपनी हम दोनों की है, दोस्तों की है। हम दोनों की ऑलमोस्ट 50-50% है। और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ नाम रखा है। बाकी हम लोग कहा जाए तो मैं यूएसए मतलब अमेरिका और मतलब विदेश के जितने भी होटल चेन में है सब मैं ही हैंडल करता हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी वाइफ के मेरे मतलब 10-20%। आप श्योर हैं कि आपकी वाइफ के 10-20% है? हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मेरी वाइफ मतलब मैंने उसे अपने एनिवर्सरी पे गिफ्ट के तौर पर हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, अपनी 5वीं एनिवर्सरी पे। और सच कहा जाए तो मैं बहुत खुश था उस वक्त। तब मैंने उसे गिफ्ट के तौर पर कंपनी के शेयर्स दिए थे। और सच कहूँ तो वो वो मेरी वाइफ है, मैं ये कर सकता हूँ। और आप मुझसे ऐसे बचकाने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं आप। और जैसा कि आपने कहा कि आपके और आपके दोस्त ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की, ये होटल का बिज़नेस शुरू किया और आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये इंडिया में रह के इंडिया का बिज़नेस चलाएंगे और आप विदेश के सारे बिज़नेसेस हैंडल करेंगे। हाँ, तो आपकी वाइफ आपके साथ मीटिंग वगैरह में जाती थी, वो काम देखती थी सब कुछ? सच कहूँ तो नहीं, ऐसे तो जब तक कि बहुत बड़ी मीटिंग ना हो तब तक मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं जाती थी। इनफैक्ट वो मोस्टली, हाँ, वो जाती थी। वो याद करते हैं एक एक्सीडेंट इंसिडेंट को कि जब वो एक बहुत बड़ी ह्यूज मीटिंग में गए थे जहाँ पे इंडिया और फॉरेन के सारे होटल चेन के मैनेजर वगैरह आए हुए थे। और वो उसे जॉइन की उन सबको इनवाइट किया गया था। उस टाइम विकी के पिता और वो दोनों ही मिल कर के होस्ट कर रहे थे और सभी लोगों को कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से होटल को मैनेज किया। सभी स्टाफ मेंबर सबको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा था, उनके काम के लिए अप्रिशिएशन किया दिया जा रहा था। तो उसी टाइम पे वो अपने वाइफ को लेकर गए थे जहाँ पे विकी के पिता अपनी पत्नी बच्चे किसी को लेकर नहीं गए थे। सिर्फ होटल वालों के लिए ये अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन वो अपनी वाइफ को लेकर गए थे क्योंकि उनकी वाइफ ने ज़िद किया था कि वो जानना चाहती कि ऐसे पार्टीज़ में होते क्या है। वो इसे याद करके एकदम से शॉक्ड में आ जाते हैं और कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? वो एकदम से शांत होते हुए कहते हैं, आपको पता है आपकी बहन पे हमला किया गया है? नहीं, वो तो एक्सीडेंट था। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। मैंने अपने भतीजे से मतलब कहा था कि मतलब विकी से कि वो अच्छे से जांच करे, जो भी होगा, जो भी गुनहगार है उसे सज़ा दिलवाया जाए। आपको पता है कि आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ किया है? इसका कोई अंदाज़ा है आपको? ये क्या बकवास है? मेरी वाइफ ऐसा क्यों करेगी? और आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप हमेशा आप मेरी फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको किसने कह दिया कि मेरी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है? विकी ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, विकी तो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। वो तो मेरी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट मेरी वाइफ अक्सर विकी को फ़ोन करके पूछती है कि वो ये बोलते हुए एकदम से खामोश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं वो विकी से ये जानकारी तो नहीं निकालना चाहती ना कि यहाँ क्या चल रहा है। वो एकदम से सोचते सोचते सोच की गहराई में डूबते चले जाते हैं और
लॉयर उनसे कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? आपको पता चला कि आपकी वाइफ क्या कर रही है? आप मजाक कर रहे हैं। वो जैसे अपनी ही बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें टालने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने दिमाग में और सामने वाले शख्स के सवालों से बचने की कोशिश में वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं। और विकी इस तरह से अपने मामा को देख परेशान होते हुए कहता है लॉयर्स को इशारे से कि बस कीजिए और मत उन्हें परेशान कीजिए, वो नहीं जानते कुछ। इससे पहले कि कुछ पल दिखाए जाते हैं जहाँ पे विकी कोर्ट रूम में घुसने से पहले लॉयर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि मैं ये एफआईआर करूँ। सब ने मुझसे कहा, मैंने भी ये सोचा। मेरे पिता ने भी मुझसे कहा कि जो गुनहगार है उसे सज़ा दिलाना ज़रूरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता गुनहगार कौन है। मैंने सबसे मशवरा करने के बाद, इनफैक्ट मेरे पिता से बात करने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि आप इस केस को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे मामा को इस सब में ज़्यादा मत घसीटिएगा। वो बहुत सीधे और सिंपल इंसान हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो क्या इसलिए आप खामोश थे? लॉयर विकी से पूछता है। विकी कहता है, हाँ, सच जानने के बाद खामोशी ही अच्छी होती है, क्योंकि गैरों के ज़ख्म इतने नहीं चुभते जितने कि अपनों के चुभते हैं। लेकिन फिर भी सच तो सच है और एक दिन सच को सामने आना ही है। इसलिए मैं सच के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सच में किसी मासूम को चोट पहुँचे। चोट तो फिर भी पहुँचेगी, लॉयर कहते हैं। विकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। मैं चाह के भी अपनों को उस ज़ख्म से नहीं बचा सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ कि दर्द कम हो, भले ही चोट कितनी ही गहरी क्यों ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस चोट में हर कोई घायल ना हो, हर कोई ज़ख्मी ना हो, हर कोई दर्द या दुख से भरा हो ना हो। मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। वो कहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत अच्छी है। इसलिए लॉयर उस वक्त इशारा समझ विकी का खामोश हो जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप जा सकते हैं। वो चले जाते हैं। वो जाके बैठ जाते हैं विकी के पास और विकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या वो जो लॉयर कह रहा है, क्या वो सच है? क्या उसने मेरे दोस्त को, मेरे भाई जैसे दोस्त और मेरी बहन की, क्या वो जो कह रहे हैं? वो विकी की तरफ एक टक देखते हुए जैसे विकी से सवाल के जवाब मांग रहे हो, और विकी खामोशी से बस अपने मामा को देख रहा है और देखते हुए कहता है, मामा प्लीज़ शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। विकी की बातें सुन वो एकदम से कोर्ट की तरफ देखते हैं, फिर विकी की तरफ देखते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो बहुत कंफ्यूजन, डरे, सहमे हुए से, जैसे अपने ही मन में अनगिनत ख्याल बुन रहे हों, अनगिनत कहानियाँ, किस्से याद कर रहे हों। वो सोच रहे हो कि आखिर कब कैसे क्या हुआ, कब जब उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ, जब उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, तब कहाँ थी उसकी बीवी। वो सारी चीज़ें, सारी ख्याल एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो उन ख्यालों को बुनते हुए कोर्ट में हैरान परेशान बस एक के बाद एक लोग अपने बयान देते हुए सुन रहे होते हैं।
सभी अपने अपने बयान दिए जा रहे होते हैं जज के सामने, और जज चुपचाप उन सारे बयानों को सुन रहे होते हैं। वो एक के बाद एक सारी बातें सुन रहे होते हैं, दोनों लॉयर्स की बातें, दलीलें, परेशानियाँ, वो सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में उन बातों से ज़्यादा उनके दिल और दिमाग में जो शोर चल रहा होता है वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान, उलझे हुए, थकान से भरे हुए, और अपने ही मन में जैसे अनगिनत ख़याल बुन रहे हों, जैसे कि अब क्या होगा, क्या सच में उसने ये किया है, क्या होगा अगर उससे मैंने पूछा और उसने कहा कि हाँ उसने ये सब किया है। वो ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। विकी अपने मामा के हाथ में हाथ देता है और उनके हाथ को, जो पसीने से भरे हुए थे, उसे थाम कर कहते हैं मामा की ओर देख, मामा आपकी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं है, प्लीज़ परेशान ना हो। उसके मामा विकी के इस कोमल शब्द को सुन एकदम से शॉक्ड में होते हैं, खुश भी होते हैं, सुकून में भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि वो मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को इस तरह से खो नहीं सकता। वो हैरान, कंफ्यूज, परेशान, निराशा से भरे हुए बस कोर्ट की बातें सुन रहे होते हैं, और कोर्ट का जैसे ही अगला डेट पड़ता है सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। विकी अपने मामा के बगल में बैठा हुआ होता है। उसके मामा विकी से कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप उठते हैं और कोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। विकी अपने मामा के पीछे पीछे जाने लगता है, कुछ नहीं कहते। न विकी के मामा दोनों ही आगे पीछे चल रहे होते हैं। इस तरह से चलते चलते कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। विकी के मामा अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं, और विकी भी अपने मामा को देख परेशान होते हुए मामा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर विकी के मामा पहले अपने घर जाते हैं, फिर थोड़े परेशान होते हुए वो लौट कर आते हैं, जो कि केस मेघालय में चल रहा होता है, इसलिए मेघालय के कोर्ट में चल रहा था। इस वजह से वो होटल में रुकने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि वो पहले तो अपने घर के लिए निकलते हैं, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, जैसे मानो वो लौट के ही ना आना चाहते हों। करीबन 6-7 घंटे की ड्राइविंग के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो फिर वापस आने के लिए होटल के ओर मुड़ते हैं। विकी भी अपने मामा की गाड़ी का पीछा करते करते घर जाता है। देखता है कि उसके मामा बहुत सेफली घर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो जब अपने मामा के घर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए लेट रहा होता कि कहीं मेरे मामा कुछ गलत ना करते, ये सोचकर वो सोच रहा होता है कि कहीं मैं अंदर जाके देख तो ना लूँ, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मेरे मामा बहुत इमोशनल हैं और साथ में वो मामी से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बहन से भी प्यार करते हैं, अपने दोस्त से भी प्यार करते हैं, कहीं वो कुछ कर ना दें। वो यही सोचते हुए मामा के घर की ओर चलने लगता है। तभी वो अपने मामा को बाहर निकलते हुए देखता है, एक बैग लिए हुए, और वो इस तरह मामा को देख बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मामा। विकी को देख मामा उसके शॉक्ड और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें क्या लगा, हाँ मैं सुसाइड करूँगा क्या? वो कहता है, मैंने कब कहा कि आप ऐसा कुछ करेंगे? तुम्हारे हाव भाव तो ऐसे ही हैं, कब से मेरा पीछा किए जा रहे हो?
मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं बस आपकी फ़िक्र कर रहा हूँ। सबकी फ़िक्र करने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने